नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा तो मोदी के साथ चस्पा हो ही गया है, लेकिन इस नारे से किस कदर खौफ में है नरेंद्र मोदी, इसकी बानगी आज हमें देखने के लिए मिली। आपको ये पता होगा कि नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर हैं। मॉरिशस के अपने काउंटर पार्ट यानी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ वो वाराणसी गए। सिर्फ 4 घंटे के लिए उन्हें वहां पर जाना था। उसके लिए पहली बात तो पूरा तामझाम किया गया, किस तरह से अपने अपने ही स्वागत के लिए अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरह से स्टेज वगैरह बनवाए गए, रोड शो किया गया। उस रोड शो में पूरी तरीके से भीड़ जो है वो नदारद थी। सोचिए, पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका क्षेत्र है और डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी किराए पे बुलाए गए जो लोग जो हैं वो भी उतने नहीं आ पाए कि लगे कि हाँ देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग पीएम के स्वागत में जुटे हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो नरेंद्र मोदी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर आज के रोड शो की आप वीडियोस देख लीजिए। खैर, इसके अलावा वोट चोर गद्दी चोर से किस तरह से खौफ में आ गए नरेंद्र मोदी, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। 1 2 3 4 5 नहीं, बल्कि खबर यह है कि 100 के करीब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया। यहां तक कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर यह बताया जा रहा था कि वो विरोध प्रदर्शन करने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वो सड़कों पर आते या विरोध प्रदर्शन करते, तमाम नेताओं को, तमाम बड़े कार्यकर्ताओं को उन्होंने हाउस अरेस्ट कर दिया। सोचिए आप कि एक प्रधानमंत्री जो कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में है, उन्हें विरोध की उठती हुई आवाजों से, स्वर से कितना डर लगता है कि हाउस अरेस्ट कर दिया गया। यानी कि विरोध की कोई आवाज कभी पनप ही ना पाए, कभी उठ ही ना पाए। यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है और इसी को ही कुचला जा रहा है। एसपीजी की सिक्योरिटी है, आपने देखा ही है कि मोदी जी की प्रधानमंत्री के काफिले में किस तरह की सिक्योरिटी होती है, कितना डरे हुए हैं मोदी जी, कितना खौफ में है मोदी जी कि एक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्हें विरोध प्रदर्शन भी नहीं करने दिया गया। आप ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए जहां पर ये उनके घर की तस्वीरें हैं अजय राय की, जहां पर उनको हाउस अरेस्ट किया गया है और लगातार उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किया है और उसके बाद ट्वीट करने के बाद उन्होंने ये कहा है कि इस तरह से आवाजों को नहीं दबाया जाएगा। उन्होंने ये भी लिखा है कि कैसे प्रधानमंत्री जो है भयभीत है, कितने खौफ में, कितने डरे हुए हैं। सुप्रिया शिंदे से लेकर कांग्रेस के और तमाम नेताओं ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और ये साफ तौर पर बताता है कि कैसे, आप ये देखिए कि जो स्वर जो विरोध के उठ रहे थे उनको कैसे दबाया गया है आज। वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए, दूसरी तरफ राहुल गांधी 2 दिन के रायबरेली के दौरे पर, और उस रायबरेली के दौरे में राहुल गांधी के बाकायदा तौर पर जो दिनेश प्रताप सिंह हैं, जो कि मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं और जो हार गए थे रायबरेली से, वो देखिए कैसे राहुल गांधी के काफिले पर एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ टूट पड़ते हैं और काफिले को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। राहुल गांधी वहां पर 2 दिन के दौरे पर हैं रायबरेली के अपने संसदीय क्षेत्र में, और उनके साथ क्या होता है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के लिए कोई विरोध प्रदर्शन करता है और वो जायज मुद्दे को लेकर वोट चोर गद्दी छोड़, तो देखिए वहां पर क्या किया जाता है। वो तस्वीर आपके सामने, ये यही नहीं रुकती है। ये तस्वीर बनारस से शुरू हुई है लेकिन कश्मीर तक पहुंची है। कश्मीर की मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को नजरबंद कर दिया गया, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। देखिए, ये प्रतिनिधि हैं, ये राज्यसभा के एमपी हैं, ये आम आदमी पार्टी के एमपी हैं। देखिए कैसे ये चढ़कर बाकायदा तौर पर जो गेट है उस पर चढ़कर किससे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला से। वो क्यों गए थे? वो गए थे कि डोडा में उनके एमएलए हैं मेराज मलिक, जिनके ऊपर पीएसए लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया है। आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से बात करनी थी, लेकिन वो ऐसा कर पाते, कुछ आगे बढ़ पाते, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। सुनिए जरा फारूक अब्दुल्ला और जो आप संजय सिंह है उनके बीच की बातचीत को आप सुनिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको लेकर केजरीवाल ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। केजरीवाल ने ये सीधे तौर पर कहा है कि ये सीधे तौर पर गुंडागर्दी है, ये भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है और जो विरोध की आवाज है उनको दबाने का, ये ताकत का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। सुनिए आप जरा इस कॉन्वर्सेशन को। जी,
खंडन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का खंडन कर रहे हैं, आप देख रहे हो। सलाम नहीं करना चाहता था, मगर ये सलाम करने भी नहीं दे, मिलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बंटवारा कर रहे हैं। देखिए पुलिस दरबार ये हाल देखिए, ये मालिक बैठे हैं। रियासत में एक स्टेट की गवर्नमेंट है, आवाम की गवर्नमेंट है। कई बार के आप मुख्यमंत्री मगर आपको मालिक जो अंदर है, नहीं आने दे रहे हैं, मिलने नहीं दे बैठा रहे है हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो मालिक है पुलिस वालों का। ये हाल देखो, पिछले मुल्क को पता लगना चाहिए कि एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहता है, कोई पत्थरबाजी नहीं करना चाहता, गोलीबारी नहीं चाहता। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? नहीं जा रहे, कौन सा अपराध है? ये हाल है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हाल इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा यार हमला है करना इसमें है? कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा करना है? भाई मिलने में क्या बुराई है? हमें खैर खैर पूछनी है, कोई मैंने करनी नहीं है। आप इतना भी नहीं ज्यादा देते कि मैं इसका हाल पूछूं। तो आपने देख लिया और कॉन्वर्जेशन को, बातचीत को आपस में जो है वो सुन भी लिया। एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि से बात नहीं कर सकता, मिल नहीं सकता, और दिखाया क्या जाता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, सबको आजादी है, जो भी कहने की करने की आजादी है, यही तो आपको बताया जाता है। अब आप ये देख लीजिए, खुद तस्वीर देख लीजिए, कोई आम आदमी नहीं है बल्कि चुने हुए नुमाइंदे हैं, कई बार के वो मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ एक दूसरे जनप्रतिनिधि को बातचीत तक नहीं करने दी जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर कहा है कि दिखाया ये जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, खुशहाली है यहाँ पर, लेकिन आप देख लीजिए तस्वीर इससे बिल्कुल उलट है। और ये डर और खौफ क्यों है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप ये देखिए कि विरोध प्रदर्शन, ये तो आप यहाँ जनप्रतिनिधियों को देख रहे हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन बिहार से लेकर आसाम तक लगातार हो रहा है इस सरकार की नीतियों के खिलाफ। मणिपुर तो 2 साल से जल ही रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं। वहां की तस्वीरें आपको नेपाल से मिलती जुलती आपको नजर आएंगी, जो मणिपुर में अब तक हो रहा है। नेपाल की आप जब बात करते हैं तो आप मणिपुर को मत भूलिए। लेकिन उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ बिहार की तस्वीर। बिहार में वो तस्वीर हम कॉपीराइट की वजह से नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वहां पर आप ये देखिए कि अगर आप कोई भी मांग करें, चाहे छात्र हो, चाहे वो अभ्यर्थी हो, अध्यापक हो, कैसे उनको डंडों से, लाठियों से पीटा जाता है सिर्फ अपनी जायज बात करने के लिए। नीतीश कुमार आज बाहर निकले, और नीतीश कुमार जब बाहर निकले तो कैसे लोगों ने उनको घेर लिया और घेर कर पूछा कि लाइब्रेरियन के लिए आपको जॉब निकालनी थी, लेकिन अब तक आपने निकाली नहीं। तो मुंह सिल गया नीतीश कुमार का, कुछ बोल नहीं पाए। वो भी आप देख लीजिए जरा। तो वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे नीतीश कुमार को घेर लिया और घेर कर उनसे सवाल जवाब जो है वो किए गए हैं। वहीं ये आप देख लीजिए, आप सुना भी दीजिए इसको जरा। सर सुनिए ना सर, एक मिनट सर। हम लोग लाइब्रेरियन के लिए आप जो नोटिस दिए थे, अभी तक इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं आया सर। बिहार लाइब्रेरी का कब तक होएगा? प्रणाम सर, कब तक होएगा ये बताइए सर। लाइब्रेरियन के आपने बताया था कि 6500 हमने पद निकालेंगे सर, वो अभी तक उसका नोटिफिकेशन आया नहीं है सर। एक मिनट सर, स्टेट के भी आपने जारी कर दिए, TRE4 के भी जारी किए, लेकिन एलेट के अभी तक कोई सूचना नहीं है। ठीक है ना, हो जाएगा सर। हम लोग इसी के लिए आए थे सर, हम लोग सर इसी के लिए आए थे। ठीक सर। तो देख लिया आपने कि कैसे नीतीश कुमार को घेरा गया है। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है, बिहार में अपनी कुछ मांग लेकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे संविदा कर्मियों पर बर्बर पुलिस लाठीचार्ज की जितनी निंदा की जाए कम है। जो सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर देने की जगह यातना देने पर उतारू हो, उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। बिहार के युवा इस बार अधिकार छीनकर अत्याचार करने वाली जेडीयू बीजेपी सरकार को करारा सबक सिखाने जा रहे हैं। ये प्रियंका गांधी ने वो जो वीडियो है उसको ट्वीट करते हुए उन्होंने यहाँ पर इसको लिखा है। वहीं दूसरी तस्वीर में मैं आपको दिखाना चाहूंगी इस ट्वीट के अलावा, और ये तस्वीर है आसाम से। आसाम में मैं आपको ये बता दूं कि मोरन और कोच राजवंशी, ये 2 समुदाय हैं जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें
ट्राइबल ग्रुप में शामिल किया जाए। उनसे वादा नरेंद्र मोदी ने 2014 से 2016 के बीच किया था कि उनको ट्राइबल ग्रुप में ट्राइबल श्रेणी में उनको शामिल किया जाएगा, लेकिन वो नहीं किया गया। हजारों की तादाद में बताया जा रहा है कि 30 से 40 हजार लोग जो हैं उन्होंने टॉर्च मार्च निकाला है, मशाल जुलूस उन्होंने निकाला है आसाम और केंद्र की सरकार के खिलाफ। तो आप देखिए कि कैसे बिहार से लेकर कश्मीर, कश्मीर से लेकर आसाम, आसाम से लेकर उत्तर प्रदेश, बनारस, तमाम जगहों पर कैसे सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। हर उठती हुई आवाज को ये दबा रही है, डंडे के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर इसको खामोश किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने आज एक और हल्ला बोल कर दिया है। सुन लीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा है जब वो रायबरेली में थे। डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है, आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है। और हम आपको दिखाएंगे, हिंदुस्तान के युवा आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद। नहीं, ये जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। हाइड्रोजन बम जब आएगा तो सारा का सारा साफ हो जाएगा। आप एजिटेट मत हुई है जिस तरह से एजिटेट आप हो रहे हैं। और लगातार एक तरह से आप ये देख लीजिए कि जब से राहुल गांधी ने ये बॉम्ब फोड़ा है तब से पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं पूरा राइट विंग, आईटी सेल से लेकर तमाम जो इन्फ्लुएंसर्स सबको लगा दिया गया है कि कैसे हेडलाइंस मैनेजमेंट की जाए और ये कहा जाए कि राहुल गांधी ने जिस तरह से भांडा फोड़ किया है उसमें कहीं न कहीं विदेशी हाथ है, विदेशी साजिश है। ये सब आपको लगातार जो है वो बताने की कोशिश की जा रही है। चलिए सीधे मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगी, चर्चा का आगाज करूंगी। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ रविंद्र शिरोन जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रविंद्र जी स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पुष्पेन चौधरी जी हैं, किसान नेता हैं, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट हैं, जाना माना चेहरा हैं। पुष्पेन जी आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ अमरीश मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। अमरीश जी आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। पहली प्रतिक्रिया रविंद्र जी आपसे ही लेना चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? गुंडागर्दी कह रहे हैं केजरीवाल, गुंडागर्दी ही कहा जा रहा है कि जैसे अजय राय से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं को रोका गया है, विरोध नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी का काफिला जाता है तो वहां कैसे उसको रोका जाता है, बाकायदा तौर पर उसको न रोका जाता है बल्कि घेर लिया जाता है और सिक्योरिटी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनकी कॉम्प्रोमाइज होती हुई नजर आई। कैसे देख रहे हैं आप इन तमाम घटनाओं को? आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी नमस्कार बुशरा जी। और ये जो घटनाक्रम आज हुआ है, और बल्कि आज क्या, बहराज मलिक वाला इंसिडेंट तो कुछ रोज पुराना है। एक विधायक से पता नहीं सरकार को या पब्लिक सेफ्टी एक्ट उनकी पीएस से उनके ऊपर लगा दिया गया है। ये तो बहुत चिंताजनक है कि अगर विधायक जो इस देश में कानून बनाने के लिए चुने जाते हैं, जो सांसद कानून बनाने के लिए जिनकी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर इस तरह के एलिगेशन, उनका कोई रिकॉर्ड इस तरह का हो, एकमात्र विधायक हैं, कम से कम सरकार ये तो बताए कि उनसे क्या खतरा है। और चलिए उन्होंने, सरकार ने जो फैसला लिया, प्रशासन ने लिया है, सरकार तो एलजी के पास ही वहाँ पर है, तो उसके बाद अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि भाई इसके रीज़न क्या है, क्या खतरा हो सकता था, उसके ऊपर मिलने नहीं दे रहे हैं। ये अब डेमोक्रेटिक सेटअप जो है उसमें कहीं इस तरह की बातें शोभा देती नहीं है। और हम लोग जब जिस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक इस बात की चिंता जाहिर करते हों कि हमारे पड़ोस में हो क्या रहा है, उससे हमारी हुकूमतों को सबक लेने की ज़रूरत। ये तो चीफ जस्टिस ने बोला है, सबने पढ़ा है वो। तो जब उन्होंने भी इस बात की जिक्र किया, उन्होंने भी इस बात को बताया कि भाई देश में हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं संवेदनशील हैं और सरकारों को थोड़ा सा गंभीरता से इन पर विचार करना चाहिए। राहुल गांधी, कल हमने देखा राहुल गांधी का काफिले को रुकवाया गया। अब देखिए इस तरह के जब जेड सिक्योरिटी प्रोटेक्ट के जो लोग होते हैं, उन लोगों को उनका काफिला जहाँ से निकलता है और जहाँ तक जाना होता है उसके बीच में अगर उनके समर्थक भी अगर गाड़ी को रुकवाते हैं तो वो भी ब्रीच है सिक्योरिटी का। कोई अगर उनका अपना कार्यकर्ता भी गाड़ी को रुकवाएगा तो वो भी सिक्योरिटी ब्रीच होता है।
क्योंकि आपने अनअटेंडेड किसी आदमी को अगर काफिले में अलाउ कर दिया है तो वो आदमी तो हानिकारक हो सकता है उस एसपीजी प्रोटेक्टी के लिए या जेट सिक्योरिटी जो प्रोटेक्टी है। और कल तो पूरा हमने देखा कि प्रशासन की मौजूदगी में एक मंत्री ने ये काम किया जो अपने आप में बहुत हैरतअंगेज था, बहुत चिंताजनक था, और उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। आज उससे ठीक उलट देखने को आया। प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में ही तो जा रहे हैं, कोई दूसरे के क्षेत्र में तो जा नहीं रहे हैं, और वहां पर भी अजय राय से लेकर कितने ही जो नेता लोग थे उनको बंद कर दिया गया या उनको हाउस अरेस्ट किया गया। 100 के करीब, 100 के करीब हैं, 100 के करीब। अब इतना सरकार अगर इस तरह का व्यवहार करेगी, प्रशासन अगर 2 तरह का 3 तरह का नियम रखेगी अलग अलग लोगों के लिए, तो जाहिर है वो चिंता तो खड़ा करेगा ही। और इसीलिए चिंता हो रही है क्योंकि राहुल गांधी जिस एग्रेशन के साथ राहुल गांधी ने तमाम सवाल उठाए हैं, उन सवालों पर जवाब देने की बजाय सरकार उनको दबाने की, भागने की कोशिश कर रही है, हमेशा उन पर पर्सनल अटैक करने की कोशिश कर रही है। तो ये तो बिल्कुल हताशा, निराशा वाली स्थिति फिलहाल दिख रही है, और सरकार के पास कोई भागने का, बचने का कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। हर मुद्दे पर जो गवर्नमेंट फेल हो गई है, इंटरनेशनल पॉलिसीज थी। अब ये जो नेपाल में जो घटनाक्रम हुआ है, अगर वो घटनाक्रम भारत की जानकारी में नहीं था तो ये कितना बड़ा फेलियर है। अगर वो इतना बड़ा लैप्स हो गया है, भारत की एजेंसीज वहां पर हैं, अच्छा खासा भारत वहां बजट देता है, तो अगर उनकी जानकारी में बिना हुए ये बात हो गई, और अब जो हुकूमत बनेगी एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहां पर डेवलप हो रहा है, ये जो सरकार नहीं बनेगी वो सरकार का रुख क्या होगा, क्या हम लोग उसको कंट्रोल कर पाने की स्थिति में हैं, ये तमाम चीजें भारत की बार बार फेलियर की तरफ इशारा करती हैं। इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बाद भी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं जयशंकर साहब का कोई अता पता है नहीं। उन्होंने कुछ अभी तक बयान ऑफिशियली जारी नहीं किया है कि भाई वो ये जो सिचुएशन हुई है, इस तरह की सिचुएशन अराइज हुई है, इस सिचुएशन में भारत का क्या स्टेक है, भारत किस तरह से इस पर कार्रवाई करने वाला है, भारत किस तरह नजर बना के रखा है। क्योंकि हम लोग बार बार ये बात सुनते हैं कि जो सार्क देश हैं उन सब देशों में भारत के अलावा जो चीन है उसने धीरे धीरे हर कंट्री में अपने फुटस्टेप्स को इंक्रीज किया है। और वो चिंता की बात है, चाहे वो श्रीलंका हो या फिर बांग्लादेश, हर जगह पर हम लोगों को खबरें मिलने को ये दिख रही हैं कि इनरोड्स बिल्ड किए हैं चाइना ने। तो वो पॉलिसी अगर आपकी ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है, इंटरनल डोमेस्टिक इश्यूज जो हैं उस पर आप हर बार फेल हो रहे हो। सरकार को केवल क्या एक ही तरीका आता है कि जिस तरह से भी हो ओपोजिशन की आवाज दबा दो। और अब कल हमने भी देखा, देखिए कल वो सांसद हैं एक निशिकांत दुबे, वो तो अब हमारी आवाज को ही बंद करने के लिए लगा रहे हैं, जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब सांसद को जो कि चेयरमैन है उसको इस बात का पता ही नहीं है कि भैया स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट होती है उसका एजेंडा सीक्रेट होता है, वो अंडर ओथ आप उसको बाउंड होके आप उसकी जानकारी किसी को दे नहीं सकते हो, और रिट्वीट करके बता रहे हैं। तो किस तरह से लोकशाही का, लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन किया गया है इस सरकार में, कैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कमजोर किया गया है, और कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी भारत की पॉलिसीज हैं उसमें एक के बाद एक लगातार सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। ये बिल्कुल चिंता की बात है। और हम लोग देखिए आज भी उस स्थिति में है जब 5-5 साल से 2 लड़के आज भी जेल में बैठे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो उसमें महराज मलिक जैसे व्यक्ति के ऊपर ये से लागू होता है, तो ये बहुत चिंता की बात है। और इस मसले पर चिंता केवल हम लोग नहीं, देश के जाने माने प्रतिष्ठित जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी जाहिर कर चुके हैं। उन लोगों ने भी कहा है कि भाई अब 5 बरस तो उनको जेल में ही हो गए, तो अब बताइए ट्रायल कब शुरू होगा, पता लगे उनको सजाई 5 साल से कम की हुई, फिर क्या होगा, और अगर उनको छोड़ना पड़ा तो क्या होगा। तो ये तो सीधे सीधे तौर पर, और उस कंट्री में जिसमें ये हमारे कानून में लिखा हो कि भाई जेल इज एन एक्सेप्शन, बेल इज द रूल, वहां पर ये स्थितियां हो रही हैं। तो ये स्थितियां चिंताजनक हैं। सरकार को मुझे लगता है कि दमन की नीति छोड़ के और बातचीत की नीति पर आना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए विपक्ष पर, भरोसा रखना चाहिए जनता पर, और वो पॉलिसी अगर लेके आएंगे तो वो ज्यादा अच्छी रहेगी देश के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। जी रविंद्र जी, मुझे लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 12 साल से तो हम इस सरकार को देख रहे हैं, इनकी क्या नीतियां हैं, ये क्या करते हैं, अपने विरोध के उठती हर आवाज को कैसे दबाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप और हम शायद इस प्लेटफॉर्म पे ना होकर किसी और प्लेटफॉर्म पर हम होते। तो ये तो हमें साफ पता है ना कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। जी देखिए, डर का तो एक उम्र है,
वो डर अनंत काल के लिए तो होता नहीं है भाई। हम्म। डर तो खत्म हो ही जाना एक दिन, सबका ही होता है, चाहे वो और आवाम हो ही हो। रहा आज है, यही डर है। हो ही रहा है भाई। डर की जेल का ही तो है, किसी को भी है तो। जेल से बाहर आके ये संजय सिंह आज भी धाड़ रहे हैं, क्या कर लिया इनका? जेल से बाहर आकर चिदम्बरम आज भी बैठे हैं, क्या हो गया? सब लोग जेल से बाहर आने के बाद, कितने लोग ऐसे हैं जो जेल से बाहर आके बदल गए? सब लोग तो वहीं बैठे हैं जहां पहले थे। कोई मुझे तो याद नहीं है कि एक भी व्यक्ति जेल गया और जेल से आने के बाद उसने पार्टी बदल ली हो। हाँ, ये जरूर है कि जेल नहीं गया वो, उसने पार्टी बदल ली। जेल से आके तो जिसका डर ही खत्म हो गया, तो उसके बाद अब कोई भी सरकार क्या कर लेगी उसका? भाई हमारी आजादी, देखिए फिर वही बात मैं कह रहा हूं, जब गुरु तेग बहादुर साहब जा रहे थे लड़ाई करने के लिए, जब उनको कश्मीर से कुछ ब्राह्मणों ने आया और उन्होंने बताया कि भाई हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो वो उनके जब समर्थन के लिए जब जा रहे थे तो रोपड़ के पास उनको अरेस्ट कर लिया गया, गुरु साहब को। उसके बाद उनको भी हेड किया गया, वो सब जानते ही हैं। तो गुरु साहब ने भी जाते वक्त अपने लोगों को क्या कहा? बी फियरलेस, डरो मत। 1915 में महात्मा गांधी आए, उन्होंने क्या कहा? बी फियरलेस, डरो मत। आज वही बातें तो कह रहे हैं राहुल गांधी, बी फियरलेस। ये तो हमारी संस्कृति है, बी फियरलेस। ये तो सदियों से कहते आए लोग। भगवान राम ने भी तो सब यही कहा कि रावण अगर कुछ भी है लेकिन डरो मत, डरने की किसी को जरूरत नहीं है। तो वो डर जिस दिन, डर तो खत्म होता ही है, डर तो सबका खत्म होता है। डर खत्म होने के बाद क्या करेंगे आप बताइए? किसी भी कंट्री में जहां पर भी अगर शासन के साथ जनता कदम ताल नहीं कर पाई हो, एक समय के बाद तो उनका डर खत्म हो ही गया ना। अब किसी ने कानूनी तौर पर उस सरकार को अलग किया, और कहीं पर वो जहां पर संविधान कमजोर था वहां पर उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। लेकिन भारत में तो संविधान मजबूत है, यहाँ के लोग तो अहिंसात्मक आंदोलन हमेशा करते रहे हैं, तो यहाँ पर भी अहिंसात्मक जो है तरीका है वो अपनाया जा रहा है। लोग अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, वो डर खत्म हो ही गया है। जी बिल्कुल, डर खत्म हो गया है। और उसी की तस्वीरें मैंने शुरुआत में आपको सारी दिखाई कि डर कैसे खत्म हो गया है, कि नीतीश कुमार को रोका जा रहा है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, आसाम में किस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, और प्रधानमंत्री के तो काफिले में उनकी रैली तक में आप काले कपड़े पहन के नहीं आ सकते हैं। तो डर तो वहां हर जगह पर नजर आता है। और राहुल गांधी कहीं पर भी किसी के बीच में भी पहुंच जाते हैं तो वहां साफ तौर पर नजर आता है कि वो कितने निडर हैं। ये मैं कोई अपने पास से नहीं बात कर रही, ये तो जो सामने है हकीकत, वो सिर्फ मैं बयान कर रही हूँ। पुष्पेन जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये जिस तरह से हर विरोध की उठती आवाज को दबाया जा रहा है, पहले आपने देखा था कि कैसे 140 के करीब सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उसके बाद महत्वपूर्ण बिल पास करा दिए गए। अब भी ऐसा होता है, स्क्रीन से हटा दिया जाता है, आवाज जो है वो म्यूट कर दी जाती है, चेयर पे बैठे जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं वो सब हमने देखा। और अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री एसपीजी की सिक्योरिटी में चलते हैं, वो आखिर उन्हें क्या इतना डर है कि वो कुछ कार्यकर्ता अगर आके कोई अपनी बात या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो होने नहीं दे रहा, आप नजरबंद कर रहे हैं। ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? कहाँ जी रहे हैं हम? पुचरा जी, अगर वास्तविकता मेरे से पूछना चाहती है, मैं अंदर से बड़ा खुश हूं कि ये तेजी से ऐसी ही गलतियां और ज्यादा करें और इनका जो है ना सारा पोल खोल हो जाए और जनता को पता चल जाए कि किस तरीके से ये संविधान को कुचलने का, देश की भावनाओं को, लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं। ये चीजें जब विनाश काल आता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है, उसके परिणाम स्वरूप ये सारे काम किए जा रहे हैं। अब मैं सबसे पहले तो कश्मीर वाली घटना पे आऊंगा। कश्मीर में यदि देश का एक सांसद जाकर के अपने विधायक से मिलना चाहता है, उसे आप हाउस अरेस्ट कर देते हो और वो गेट के ऊपर चढ़ के फारूक अब्दुल्ला जी जो कई बार के मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के, उनसे नहीं मिल पा रहा है, और वो भी सांसद हैं आज की तारीख में। और वो शेख अब्दुल्ला जी के बेटे हैं, जिस शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मित्रता की बदौलत ही ये कश्मीर हमारे साथ रहा। ये वास्तविकता छुपाई जाती है देश से कि जी पंडित नेहरू ने नाश कर दिया जो है कश्मीर का। अरे कश्मीरी यदि वहां पर शेख अब्दुल्ला नहीं होते, उनकी इनसे मित्रता नहीं होती, राजा के कहने में नहीं थी जनता, वहां जनता शेख अब्दुल्ला के कहने में चलती थी।
वो अगर इनके मित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के नहीं होते तो वो सारा का सारा कश्मीर गौन केस था, वो चला गया था ऑलमोस्ट उनके पास। तो ये बात सबको समझनी चाहिए। अब जब उनको जोड़ा आपने, तो आपने कोई अनुबंध साइन किया कि भाई हम इस शर्त पे, आप मुस्लिम मेजोरिटी हो, आपका नेचुरल राइट पाकिस्तान के साथ बन रहा था, जाना भी चाहते थे, लेकिन आप शेख अब्दुल्ला जी के कहने पर डेमोक्रेटिक सेक्युलर देश के साथ जुड़े और राजा ने भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट में 370 आपको विशेष प्रावधान दिया गया। अब जुड़ने के लिए जब विशेष प्रावधान दिया गया, उसको तोड़ने का क्या अर्थ है? ये कोई बनिए की दुकान या कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है कि कभी भी कोई भी रूल बदल दो। आपने 370 हटाया पहले, तो उसके लगे रहने से कोई नुकसान देश को नहीं हो रहा था। और बॉर्डर स्टेट पर जो सेंसिटिव स्टेट है, उसमें अगर आप इस तरह की धोखाधड़ी कहते हैं इसको, कि 60-70 साल बाद क्योंकि आप मजबूत हो गए या जो भी कारण थे, कारण चेंज हो गए, तो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को बदल दिया, ये चीज बिल्कुल गलत है। ये अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी के जड़ों पर जो है प्रहार कर रहा है। खैर, उसके बाद आपने स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में और उसमें बदल दिया। जम्मू और कश्मीर को आपने यूनियन टेरिटरी स्टेट से लोअर पोजीशन में डाल दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, आपने खुद कहा पार्लियामेंट में कि हम कुछ साल बाद जो है स्टेट वापस लौटा देंगे, यानी स्टेट का स्टेटस दे देंगे उनको, राज्य का। आज तक वो नहीं दिया गया, वो मांग पेंडिंग है। अभी पिछले दिनों इंडिया इस्लामिक सेंटर पर एक कार्यक्रम था भाईचारे का, जो 350वीं अभी वो आने वाली है, शहीदी दिवस गुरु तेग बहादुर जी का, जिनका जिक्र अभी रविंद्र भाई ने किया। तो इंडिया इस्लामिक सेंटर में था, उसमें फारूक अब्दुल्ला जी भी आए हुए थे, मैं भी उसमें था। तो उन्होंने कहा, इस बात को उठाया कि भाई 370 खत्म कर दिया, हमारा जो स्टेटस, जो स्टेट का स्टेटस है वो नहीं दे रहे हैं। अब अगर आज स्टेट का स्टेटस होता तो पुलिस किसके हाथ में होती? क्या इनकी हिम्मत थी कि संजय सिंह वहां पर ना मिल पाते? ये इस वजह से चुनी हुई सरकार के हाथ में पुलिस तंत्र नहीं देना चाहते, क्योंकि फिर इनको वहां अपनी दमनकारी नीतियां उनकी कैसे चलेंगी। ये आपने कर दिया। एक और आश्चर्यजनक बात जम्मू कश्मीर के विषय में बता दूं, जो फारूक अब्दुल्ला जी बार बार उठाते रहे हैं, और उस दिन भी उन्होंने उठाई थी। जम्मू कश्मीर से 4 राज्यसभा के सांसद चुनने जाते हैं, 4 के 4 पिछले 4 साल से चुने ही नहीं गए हैं। और ये सरकार बने हुए लगभग साल भर हो गया है, जो अभी उमर अब्दुल्ला की सरकार है। तब भी इन्होंने राज्यसभा के 4 सांसदों का चुनाव ही घोषित नहीं किया। देखिए मजे की बात, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है आपको वहां सीट नहीं मिलेगी, या 4 में से 1 सीट मिलेगी, तो 3 सीट फालतू वहां हो जाती, तो उनका रिप्रेजेंटेशन आपने खत्म कर दिया। ये तो कुछ कुछ ऐसा हो गया कि जिस राज्य में आप हारने जा रहे हो वहां चुनाव ही ना कराएं, या राज्यसभा के सदस्यों को ही चुनने करके नहीं आने देना चाहते। इस विषय में आपका कोई दर्शक पढ़ना चाहे तो डिटेल में एक स्टोरी अभी कुछ पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी। 4 राज्यसभा के सांसद ही वहां से नहीं आ पा रहे हैं। भैया कौन सी ऐसी आफत आ गई कि आप वहां चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं? क्योंकि वो तो छोटा सा चुनाव होना है। राज्यसभा के जो है जो विधायक होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव करते हैं। तो ये दमन की पराकाष्ठा देख लीजिए आप। तो राज्य का स्टेटस यूनियन टेरिटरी में बदल देना चालाकी से, ताकि पुलिस हमारे हाथ में रहे, दमनकारी नीतियां हम अपनी वहां थोप सके, उनके बिल्स को हम स्टॉप कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन जो है कहीं ना कहीं राज्यपाल के हाथ में हो। तो चुनी हुई सरकार तो केवल जो है एक कठपुतली टाइप बनकर रह जाएगी, और वो जब अच्छा काम नहीं कर पाएगी उसकी बदनामी होगी। तो ये इनकी चालाकी और होशियारी दिखाई दे रही है। 3 वोट तो कम से कम विपक्षियों की और ज्यादा बढ़ते। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी यदि राज्यसभा के इनके सदस्य होते तो ये इस तरीके से होशियारी दिखाते हैं। अब मैं आता हूं जो इनका बनारस में विरोध हुआ या संभावित थी। इनको ये मालूम है कि आप जो है लोकतांत्रिक तरीके से बहुमत से या ज्यादा वोटों से चुने हुए नहीं है। बनारस में भी उसकी पोल खोल यदि हो जाए, और यदि मैं चैलेंज करता हूं जो केचुआ है केंद्रीय चुनाव आयोग, उसको भी सारे आंकड़े जारी कर दो। अगर आप निर्भीक हो, निष्पक्ष हो, और आपको मालूम है कि सारी चीजें ठीक थी वहां, तो आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा वोटर लिस्ट से लेकर के चुनाव की जो सारी की वीडियो रिकॉर्डिंग थी वो जारी कर दो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 4-5 घंटे तक, 12-1 बजे तक जो अजय राय थे वो आगे चल रहे थे लोकसभा के चुनाव के दौरान, जब और उसी टाइम वो वेबसाइट ठप कर दी गई चुनाव आयोग की।
और अचानक दिखाया गया कि भैया वो इतने इतने राउंड में जो है अब आगे हो गए हैं और वो जीत गए हैं 1.5 लाख वोट से। वो कैसे हुआ? अगर वो हुआ तो उसकी प्रक्रिया क्या थी, उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहाँ है, वो सारी चीजें अगर आ जाएं, इसमें जुडिशरी की भी गलती है। अगर मुझे जानकारी नहीं है कि अजय राय ने कोई हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी कि नहीं लगाई थी, क्यों उसकी 1 साल से फैसला नहीं आया? जब 5 साल की पूरी फिल्म निकल जाएगी तब बताओगे कि टिकट तो वास्तव में तेरा था, फिल्म देख गया मोदी। ये बात जो है कम से कम जुडिशरी को भी सोचनी चाहिए। ये कोई प्लॉट नहीं है 5 साल बाद भी वो प्लॉट उसके पास बैठा था, मोदी से उठा के तुमने अजय राय को दे दिया। ये फ्लो है, फ्लो। ये तो फिल्म निकल गई 5 साल की, फिर वो दोबारा से क्या उसको थोड़ी आप सांसद बना सकते हो, वो नई संसद आ जाएगी। इस चीज का फैसला शीघ्र होना चाहिए, लेकिन नहीं है। चुनाव आयोग सहयोग नहीं कर रहा, हाईकोर्ट सहयोग नहीं कर रहा, और ऐसी एप्लीकेशन 20-25 लगी हुई है जो अलग अलग लोकसभा के जो है सांसद हैं, उनका कोई फैसला नहीं हो रहा है। और काफी दिनों से मुझे तो याद नहीं आ रहा है किसी भी लोकसभा का यार इसका फैसला विधानसभा का आया हो, किसी ने एप्लीकेशन लगाई हो कि मैं गलत जीता या सही जीता या गलत जो है मेरा विरोधी जीत गया, उसका आप कुछ नहीं कर रहे। लोकतंत्र को कुचलने का काम हो रहा है। और जब से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की गड़बड़ियां, चुनावी लिस्ट में भारी गड़बड़ियां, महाराष्ट्र में 5 साल में तो बढ़ते हैं 31 लाख वोटर और 5 महीने में बढ़ जाते हैं 41 लाख वोटर। और किस तरीके से चुनाव आयुक्त जो है उसकी नियुक्तियां हो रही हैं, किस तरीके से वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, कैसे डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दी जा रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दी जा रही। जब से उसका खुलासा किया है ये तिलमिला गए, ये बिलबिला गए। इनको ये पता लग गया है कि अवैध सरकार लोगों के मन में साबित हो चुका है कि ये अवैध सरकार है। और अवैध सरकार है तो अब वैध तरीके से, चाहे चोर का मन और नाटक करने की क्षमता कितनी ज्यादा क्यों ना हो, चाहे मोदी जी कितने ही बड़े एक्टर क्यों ना हो, लेकिन अंदर से जब आदमी को मालूम होता है कि यार मैं तो खुद भी बनारस में हार गया था, अगर ये चीज पोल खोल खुल गई तो मेरा हाल तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो छोटी सी गलती इंदिरा गांधी की निकल आई थी कि भैया वो उसने कोई अधिकारी था, उसने कुछ इंतजाम किया था किसी रैली का, क्या था वो छोटा मोटा मैटर था। यहाँ तो सारा ही चुनाव चोरी है, यानी हारे हुए को जीता हुआ, जीते हुए को हारा हुआ घोषित कर दिया। और एक केवल मोदी नहीं है, बहुत सारी है, इसलिए उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। जब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब राहुल गांधी ने अनाउंस कर रखा है कि वो तो एटम बम था, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, तब से सारा तंत्र एक एक चीज कि राहुल गांधी कहां था कहां नहीं था। अब आजकल एक वो वेबसाइट पे चल रहा है कि इसकी लोकेशन यहां रिसर्च हुई, वहां रिसर्च हुई। हमने कहा कहीं ब्रह्मांड में रिसर्च हुई है, वो इससे कोई अर्थ नहीं है वो सही है या गलत है, केवल इस बात को बताइए आप। ब्रह्मांड में उसकी कहीं रिसर्च हुई हो, आपको ये बात बतानी है मिस्टर केचुआ कि उनका आंकड़ा सही है या नहीं है। इस चीज का क्या अर्थ है कि विदेश में रिसर्च हुई या देश में रिसर्च हुई या कहीं रिसर्च हुई? आप भी तो विदेशी हथियारों के बलबूते पर युद्ध लड़ते हैं, तो अपने देसी हथियारों के बलबूते पर लड़ दिया करो। फिर क्यों कहते हो रफेल लाया हूं मैं, एफ फलाना जहाज सुकोई लाया हूं? आप भी अपने देसी हथियारों से लड़ो भाई। ये कोई बात थोड़ी हुई, आपने कहां रिसर्च की, किस एक्सपर्ट से बात की, नहीं की, इसका कोई अर्थ नहीं है। और ये जो पैकेज है, जो रिसर्च होती है, ये सॉफ्टवेयर सारा का सारा, और अब हम बात कर रहे हैं या यूट्यूब पर जब चढ़ेगा ये तो, या यूट्यूब पर तो चल ही रहा है लाइव। यूट्यूब क्या यहाँ का देसी चैनल है? और यूट्यूब पर आप मोदी के सारे बयान और ये सब चीजें क्यों चढ़ाते हैं? ट्विटर पे आप क्यों हैं? व्हाट्सएप फेसबुक का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं? ये सारी विदेशी चीजें बंद करो। फिर आप भी तो विदेशी वेबसाइटों और जो वेबसाइट और विदेशी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उनके माध्यम से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्हीं के बलबूते पे आपने सारी सत्ता पे काबिज होने का काम किया, तो आपने क्या विदेश का सहारा नहीं लिया? ये बात पर हमें पूछनी पड़ेगी। अब आते हैं जो अजय राय और बाकी लोगों को अंदर करने की बात है। ये इतने घबराए हुए हैं कि सारी चीजें, कहीं कोई आदमी उठ के चप्पल ना फेंक दे इनके ऊपर, कहीं कोई काला कपड़ा ना दिखा दे और उसका वीडियो बन जाए और फिर वो सोशल मीडिया वायरल हो जाए। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से करेंगे, फिर उसकी खबरों को दबाने का काम करेंगे, फिर उसके एजेंडे को गोदी मीडिया के माध्यम से शाम को उसका दूसरा रूप प्रस्तुत करने का काम करेंगे। तो ये जो है, इस सरकार से कोई आशा हमें नहीं है। अब तो ये जितनी ज्यादा गलती करते चले जाएं,
हम उतने ही अंदर से प्रसन्न होंगे। और नेपाल ने यह साबित कर दिया है कि अंत इनका उसी तरीके से हो सकता है जैसा नेपाल में हुआ। जी ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें कही हैं और बहुत ही एलैबोरेट करके आपने तमाम चीज़ों को यहाँ पर रखा है। अमरीश जी, आपके पास मैं आऊँगी। अमरीश जी, कैसे आप इसको देख रहे हैं? अभी मैं खबर देख रही थी, संजय राउत ने भी बाइट दी है और बाकी जगहों पर भी लिखा हुआ है कि खून और पानी एक साथ नहीं, ये कहा गया था। और उसके बाद अब जो है वो कैसे एशिया कप जो है वो हो रहा है विदेश की धरती पर, और वहां पर हिंदुस्तान पाकिस्तान की टीमें और दूसरी टीमें जो हैं वो तमाम साथ में खेलेंगी। तो कैसे हर बात जो कही जाती है, जो कथनी है और करनी है, उसमें कितना बड़ा अंतर है, ये साफ तौर पर दिखता है। और कैसे विरोध की उठती हर आवाज को दबाना, ये आप ये देखिए, ये कब तक आखिर इतना सप्रेस करते रहेंगे? कभी तो एक कोई ज्वाला जो है वो फटेगा, क्योंकि आसपास के तमाम पड़ोसी मुल्कों में, तमाम जगहों में आप ये देखिए जो हो रहा है वो क्या है? वो ये है कि जनता के खिलाफ पॉलिसी बनी, भ्रष्टाचार बढ़ा, जनता की आवाज को दबाया गया, उनको सप्रेस किया गया, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया गया, यही तमाम चीजें तो हैं। तो भारत में इससे अलग और क्या हो रहा है? सीजीआई ने ये कहा कि नेपाल की स्थिति हमसे इसलिए भिन्न है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की वो बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी खत्म करने की का लगातार जो है वो षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात लगातार कही जाती रही है मंचों से, अलग अलग जगहों से। नहीं, देखिए, अभी बुशरा जी क्या है कि नरेंद्र मोदी एक्चुअली जो बनारस का सवाल है, मैं वहीं से शुरू करता हूं। बनारस में इनको एक खतरा है। अब बनारस का खतरा ये है कि वहां पर देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब ये हाइड्रोजन बॉम्ब वाली बात हुई थी और अजय राय ने करीब एक हफ्ता या 10 दिन, एक हफ्ता पहले शायद, उन्होंने हिंट किया था कि हाइड्रोजन बॉम्ब बनारस को लेके हो सकता है, ये उन्होंने कहा। मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब ये भी हो सकता है कि बनारस के किसी एक एरिया का जो फैक्ट्स हैं वो सामने राहुल गांधी रखें कि इसमें देखिए इतना पोल हुआ, इतना काउंट हुआ, इसमें क्या दिक्कत है, वोटर लिस्ट में क्या दिक्कत है, इस तरह की एक बात अजय राय ने हिंट की थी। अब उस हिंट के बाद जो ये न्यूज 24 के राजीव रंजन है, ये पहुंच गए बनारस, और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये 80 घाट पे बैठे थे और 80 घाट से लेके लंका तक और वहां का जो एरिया है पूरा, वहां पर ये बातचीत कर रहे थे। उसमें जो ब्राह्मण थे वो इनको कह रहे थे कि एक्चुअली राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि हम लोग खुद ही नहीं इसको पचा पाए कि मोदी कैसे जीत गए। हम लोग खुद जो वोटर हैं, जो नरेंद्र मोदी के वोटर हैं, वो खुद ही नहीं पचा पाए कि कैसे नरेंद्र मोदी जीत गए। अरे मतलब कि इसका, अच्छा अब देखिए, उस समय, उस दिन जब ये नरेंद्र मोदी आगे चल रहे, सॉरी पीछे चल रहे थे, अजय राय आगे चल रहे थे, तो पूरे देश में खलबली मच गई थी। ये पूरा मैसेज चला गया था कि इस बार बीजेपी की सरकार ही नहीं आ रही है। और वाकई अगर वो ट्रेंड कंटिन्यू करता तो ये संभव है कि वो 240 से वो 210 आ जाते, 205 आ जाते, 190 आ जाते, जो भी। मतलब कहने का ये है कि इसका रिपल इफेक्ट होता, पूरे देश में होता। अब यहाँ पर ये बात, जो बनारस के मतदाता हैं वो ये बात मान रहे हैं। अब बनारस की स्थिति अब सोचिए कितनी सेंसिटिव है कि वहां पर अगर ये इस तरीके की कोई भी बात आ गई, राहुल गांधी ने अगर अपना जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो बनारस को लेके, मतलब बनारस में कोई ऐसी स्टडी की है और इस तरह की चीज ये आ गई है, तब आप वहां की जनता जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी उस चीज को। मतलब वो, उसके जनता के अंदर एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो ये मान लेगा कि हाँ, नरेंद्र मोदी ने वो घपले से जीते। अब जब ये ग्राउंड की सिचुएशन, तो नरेंद्र मोदी बनारस जा रहे हैं, मॉरिशस के उनको लेके, जो राष्ट्राध्यक्ष को लेके जा रहे हैं, और वहां पर ऑब्वियसली अजय राय, और क्योंकि अजय राय उनके खिलाफ खड़े थे और उनको एक तरह से कुछ राउंड तक उन्होंने हराया, जो कि अप्रत्याशित है। अजय राय, भाई वहां प्रियंका गांधी लड़ी होती, कोई और लड़ा होता, या अरविंद केजरीवाल भी एक समय लड़े थे, वो भी उनको किसी राउंड में लीड नहीं किया था 2014 में, जबकि अरविंद केजरीवाल को 2 लाख से ऊपर वोट मिले थे, लेकिन फिर भी वो किसी स्टेज में उनको लीड नहीं कर पाए थे। यहाँ अजय राय को 2 लाख के बराबर करीब वोट मिलते हैं और वो शुरुआती स्टेजेस में आगे रहते। तो मॉरल हाई ग्राउंड अजय राय के पास है, मॉरल हाई ग्राउंड जो है वो कांग्रेस के पास है वहां पर। और अगर कांग्रेस चाहे तो वहां पर कोई ना कोई प्रदर्शन आराम से प्रधानमंत्री के सामने कर सकती है। ज्यादातर क्या होगा, लाठीचार्ज होगा। लाठीचार्ज होगा तो उससे क्या होगा, उससे पूरा एक माहौल एक तरह से एंटी बीजेपी होगा। वो ऑलरेडी एंटी बीजेपी माहौल है बनारस में। आप ये
कोई जो मैं तो वहीं पैदा हुआ हूँ बनारस में, और पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद की, लेकिन बनारस में आपको एक बात बताओ, वहां पर बहुत ज्यादा एक ये नेपाल वाली एक स्थिति वहां पर बहुत जल्दी होती है। मैंने वहां के छात्र आंदोलन देखे हैं, वो एकदम से उभरते हैं और वो फिर क्या कर जाते हैं वो किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए देखिए, बनारस को लेके नरेंद्र मोदी बहुत सेंसिटिव है। मेरी तो ये खबर है कि वो अगर वो सरवाइव करे 2029 तक, तो वो बनारस से चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर जो आ रही है कि जो नेपाल में हुआ, और नेपाल का जो एक रिपरकशन भारत में हो सकता है, भारत में जिस तरीके से एक संविधान है, सब कुछ है, चुनाव भी होते हैं, हालांकि उनमें बहुत सारा मैनिपुलेशन सामने आ रहा है, लेकिन देखिए जनता के बीच जो मैसेज जा रहा है वो यही जा रहा है, और अलग अलग तबकों के बीच जा रहा है, अलग अलग तरीके से जा रहा है। अब अगर बीजेपी सोचती है कि सवर्ण वोट उसका अपना ये कैडर वोट है, तो उनके अंदर ये सवाल आ रहा है कि भाई वो ईडब्ल्यूएस जो हमको दिया था, उस ईडब्ल्यूएस का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार है उसमें, सर्टिफिकेट ही नहीं बन रहे हैं लोगों के। तो ये जो जो सवर्ण है वो ये भी सवाल कर रहा है। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश जैसी जगह, वहां पर एक जातीय कॉन्फ्लिक्ट सवर्णों के अंदर भी है, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, वो भी एक रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरी बात, जो बेरोजगारी की स्थिति उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एरिया खास तौर पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। यूपीएससी के खिलाफ जो आंदोलन हुए हैं, जो बेरोजगारों के आंदोलन हुए हैं, और इस पूरी बेल्ट में सपा जीती थी। सब लोग जानते हैं कि अगर आप बनारस छोड़ दीजिए और गाजीपुर से शुरू करिए, बेलसर नगर तक आप चले जाइए, तो पूरे बेल्ट में सपा जीती है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक ये जो रीजन है पूर्वांचल, जो बीजेपी के साथ एक एक 2014 में भी 2019 में भी था, वो उनके हाथ से निकल गया है। पूर्वांचल के निकलने का बहुत बड़ा धक्का बीजेपी को है, और इस चीज को लेके वो ये भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा ना हो जाए कि उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी चीज हो जाए जिससे एक चिंगारी भड़क जाए, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का कैरेक्टर है कि वहां पर ऐसा होता है और एकदम से चिंगारी भड़कती है। अब यहाँ पर देखिए बुशरा जी, दो तीन चीजें। एक तो बिहार में चुनाव हो रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार को भी घेरा जा रहा है, ये भी अप्रकाशित है, क्योंकि बिहार में बीजेपी ये कह रही है कि जनता दल यूनाइटेड इस बार ज्यादा मजबूत है। लेकिन आप ये सोचिए कि बीजेपी को जब ये कहना पड़ रहा है कि जनता दल यूनाइटेड ज्यादा मजबूत है, ये नहीं कह रहे हैं कि हम ज्यादा मजबूत हैं। अभी तक क्या था? अभी तक ये था कि बीजेपी अपने दम पे सबसे ज्यादा सीट लाएगी। पिछली बार आरजेडी और बीजेपी में टक्कर थी, जेडीयू तीसरे पे चली गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी कह रही है, अमित शाह कह रहे हैं, और ये बात नेशनल मतलब किसी चैनल में बीजेपी के जो खास बुद्धिजीवी हैं उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अमित शाह के साथ मैं बैठा था, वो ये कह रहे थे कि बिहार के बारे में बात थी, तो उन्होंने कहा कि जेडीयू इस बार पहले से ज्यादा सीट लाई। कह रहे भाई जेडीयू, अभी तो आप कह रहे थे कि हम बीजेपी सबसे ज्यादा सीट लाएगी और इस बार हम नीतीश कुमार को मार्जिनलाइज कर देंगे। अब आप खुद इस बात को एडमिट कर रहे हो, मतलब बीजेपी ने तो बिहार में एक तरह से हार मान ली। ये जो सम्राट चौधरी, उनका चेहरा उसको कोई जानता नहीं है। प्रधानमंत्री भी गए, उन्होंने पूरा अपना एक कहा कि हमको गाली दी, हमारी माँ को गाली दी, उसका क्या असर पड़ा। अगर जेडीयू को ही आगे बढ़ना है, तब तो फिर नीतीश कुमार के साथ आप पूरी तरह से जो वहां के अपने इक्वेशन हैं, तब ये भी सवाल उठता है कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी, उसके बाद वो कहाँ जाएगी, ये भी तो सवाल है। क्योंकि जेडीयू हमेशा बीजेपी के ही साथ रहेगी, ये कहना गलत है। उसकी अपनी हर तरीके की, उसके हर तरफ से उसके हमेशा रास्ते खुले रहते, वो यूनिक पार्टी। तो इसलिए देखिए, ये आप सोचिए कि यहाँ पर बिहार में ये स्थिति है, यहाँ पर इनको कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, ये इनको ये कहना पड़ रहा है, खुलेआम पब्लिकली कहना पड़ रहा है कि जेडीयू ज्यादा सीटें लाएंगे। यूपी में एक टर्बुलेंट सिचुएशन है। यूपी में 2024 में ये बुरी तरह से हारे हैं, मतलब समाजवादी पार्टी से हार गए ये लोग, तो ये तो बहुत ही बड़ी बेइज्जती है। और उसके बाद बनारस में जो एक वीक विकेट पे नरेंद्र मोदी है, वो तब से हैं, जब से वो पीछे हुए हैं, तब से वो वीक विकेट पे बनारस में हैं। वो बनारस में कभी भी उनके जो भी दौरे 2024 के बाद हुए हैं, उनमें कभी आप देख लीजिए कि वो कॉन्फिडेंटली या जैसे जनता के बीच वो जाते थे पहले, और जब बनारस की जनता को जैसे एड्रेस करते थे, वैसे उन्होंने एक बार भी किया और नहीं किया। अब ये जो देखिए जो वो कर रहे हैं, ये यहाँ पर सबसे बड़ी इनकी कमजोरी सामने आ रही है। ये नजर बंद कर दिया अजय राय को, और अजय राय को आप नजर बंद, उसके बाद जब आप जाएंगे तो क्या होगा?
जब आप जाएंगे तो चर्चा क्या होगी बनाने की? चर्चा ये होगी कि अजय राय को ये नजरबंद कर दिया। ये तो चर्चा होगी नहीं कि मॉरिशस के उनको राष्ट्राध्यक्ष को लाए थे और उनको उन्होंने पूरा ये बनारस दिखाया, और जैसे पहले होता था कि कोई बाहर का आया, उसने भारत में कोई रिलीजियस स्थल देखा, तारीफ करने लगा और मोदी की भी तारीफ कर देता उसी में। अब नेपाल में देखिए आप कि वो जो एक वीडियो आया है जिसमें एक लड़का जो है उसको कई चैनल इंटरव्यू कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, हमें ओली जैसा नहीं चाहिए। ओली और मोदी, अच्छा उसके बाद उस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाकी जो लोग हैं वो भारत को चेतावनी दे रहे हैं कि भारत इसमें इंटरफियर ना करे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इसके बारे में अलग अलग ये है कि अब कुछ लोग कह रहे हैं अमेरिका द्वारा ये है, कुछ लोग कह रहे हैं चीन द्वारा, लेकिन भारत की जो पूरी बात है उसमें सबसे हास्यास्पद यही था कि नरेंद्र मोदी यहाँ के प्रधानमंत्री बने रहे। कौन चाहता है वहां नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री? जरा वहां एक ओपिनियन पोल तो कराओ जबरदस्ती। मतलब इस देखिए एक समय तक ये चल जाता है, नहीं ठीक है नरेंद्र मोदी पॉपुलर है, ये किया वो किया, वो भी उसमें भी बहुत सारे अभी निकलेंगे कि उसमें भी बहुत सारा मैनिपुलेशन था, लेकिन फिर भी चल जाता था। अब नहीं चल रहा। अब आप जब भी कोई इस तरह का काम करते हैं, ऑब्वियसली वो जो लड़का जो बोल रहा है उसको इंडियन एजेंसीज ने फिट किया होगा, और कितनी बचकानी हरकत है ये कि नरेंद्र मोदी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वो कोई कह दे कि ट्रंप यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाए नेपाल के, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये जो देखिए मैं एक ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ कि इनका जब से फॉरेन पॉलिसी के मामलों में इनके पैर डगमगाए हैं, और वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हो गया, और ऑपरेशन सिंदूर में जो ये पता नहीं क्या सोच रहे थे, और मुझे पता है कि एक्चुअली इनके असली क्राइसिस क्या है वो इजराइल है, कि इजराइल फंसा हुआ है और इजराइल इनकी मदद नहीं कर पा रहा है जो इजराइल ने वादा किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इनकी मदद नहीं कर रहा, मतलब वो नहीं कर सकता। तो वहां पर ये इनको अब चीजें से डील करना पड़ रहा है, उसमें जंग हो जा रही है, उसमें इनको फिर से एक ट्रंप ने हल्का सा नरम हो डबल नरम हो जाते हैं। इधर चाइना के साथ भी ये जा रहे हैं, अभी फिर देखिए ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, उसमें वो विदेश मंत्री को भेज रहे हैं, लेकिन उसमें भी देखिए जो चीजें साइन हुई। अभी देखिए कतर में बॉम्बिंग हुई, कतर में बॉम्बिंग जब हुई और इजराइल ने की, नरेंद्र मोदी ने पहली बार खुल के ये बात कतर के एक मतलब कतर को जो फोन किया वहां के अमीर को, उन्होंने कहा कि हम इसको कंडेम करते हैं। इजराइल को ऐसे उन्होंने कब कंडेम किया पहले आप बताओ? इजराइल को कब किया? अच्छा वहीं पर अभी स्मोत्रिच भारत में थे और निर्मला और एकदम मीडिया ने उसको कवर नहीं किया। स्मोत्रिच जो वहां के बदनाम नेता इजराइल के, वो यहाँ पर थे भारत में, निर्मला सीतारमन के साथ उनकी मीटिंग हुई, मोदी नहीं मिले। मोदी पता नहीं उनको मिलना जब प्रोटोकॉल था कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन निर्मला सीतारमन क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मिली और उन्होंने कुछ करार वगैरह साइन किए। लेकिन देखिए मीडिया में क्यों तक नहीं, मीडिया में कहीं से भी उसको कोई तवज्जो नहीं दी गई, जबकि स्मोत्रिच का यहाँ आना बड़ी बात थी। और उसके बाद नरेंद्र मोदी का कतर को फोन करना और ये कहना कि अब आपके साथ है, और कतर कह रहा है कि जो इजराइल ने किया है उसका रिस्पॉन्स होगा। और कतर क्या कौन सा देश है जिसने ट्रंप को 40 अरब करोड़ का क्लेम भेंट की? तो अब आप सोच लीजिए कहां से कहां चीजें जा रही है कि कतर को अब इजराइल के खिलाफ वो भाषा इस्तेमाल कर रही है जो ईरान करता है, उस तरह की भाषा कतर को इस्तेमाल। नरेंद्र मोदी एससीओ में जाके ऑलरेडी उन्होंने उस पर साइन कर दिया है कि इजराइल की भर्त्सना गाजा के सवाल पे, ईरान इजराइल के सवाल पे इजराइल की भर्त्सना उन्होंने साइन कर दिया। और उसके बाद अभी वो कतर के साथ फोन कर वो कह रहे हैं कि इसको हम कंडेम करते हैं, ये जो हुआ ये इट इज अ वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी। तो अब आप देखिए कि इनके जो ये नीति में जो इनको अंदर भी कुछ नहीं है ये सब करना, लेकिन इनको करना पड़ेगा क्योंकि इंडियन स्टेट है और नरेंद्र मोदी एक नहीं, जितना भी उनको एक करने की कोशिश की गई लेकिन वो एक नहीं है। तो इसलिए जो इंडियन स्टेट के अपने डिक्टेट्स है वो इस समय समझ नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आता है, और ये उस जो विदेश नीति में जो इनकी तय करनी है उसकी वजह से डोमेस्टिक नीति में ये गलती करते चले जाते हैं। और अभी तो देखिए शुरुआत, अभी कोई बड़ी गलती होगी जिस दिन जनता की आपकी आवाज माइक से शायद दब रही है अमरीश जी,
आपकी आवाज थोड़ी दब रही है, आपका शायद हाथ से कुछ माइक की कुछ इशू है। मैं आपके पास लौट रही हूँ मैं। रविंद्र जी को शामिल करूंगी और संक्षेप में तीनों मेहमानों के पास में आऊंगी। रविंद्र जी, फिर ये जो राहुल गांधी ने आज तो फिर से एक बार ये बोल दिया हाइड्रोजन बम की बात। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम आ रहा है और ये जो एक एजिटेशन बीजेपी कर रही है ये सब साफ हो जाएगी। बीजेपी जो ये एजिटेशन करी एकदम साफ हो जाएगी, यानी कि बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है। इसका मतलब वो तमाम चीजें जो कल हो रही हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, जो ये कहा जा रहा है कि म्यांमार में बैठकर ये सब कुछ बनाया गया है, वो कोडिंग जो है वो दिखाई जा रही है, यानी कि वही घिसी पिटी बात कि चाइना के एजेंट है, पाकिस्तान के एजेंट है, विदेश में बैठकर देखे देश के खिलाफ साजिश करते हैं और असली और सच्चे देशभक्त जो हैं वो बीजेपी के सपोर्टर और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, बस यही है। यही सर्टिफिकेट जो है वो 12 साल से बांट रहे हैं और वो फिर से उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। अगर ऐसा ही होता, लोगों को इतना ही इनकी बातों पर यकीन होता तो लाखों की तादाद में अभी बिहार में लोग फिर राहुल गांधी के साथ जुड़ते नहीं ना। तो ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं इससे कितनी मिर्ची आपको लग रही है और क्या यही डर है जो तमाम चीजें नजर आ रही हैं जो इसके साथ कड़ियां जोड़ रही है? देखिए बुशरा जी, अगर इतना देशभक्त बीजेपी को लोग मानते या बीजेपी के लोगों को, तो ये आज भी 32% पे क्यों रहते? इनको जो 60% वोट मिलना चाहिए था। इनकी बातों पे यकीन नहीं है ना लोगों को। अगर यकीन होता तो ज्यादा सीटें आती, ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ता। इतनी वेव के बाद भी तो 37-38% वोट मैक्सिमम ले पाए थे जब 303 सीटें मिली थी। तो ठीक है, मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है, उसके हिसाब से अपना प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं, उसमें कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो समय है, अब सब लोगों को समझ आ गई सारी बातें। अब समय की जो सारी बातें समझ आ गई तो अब बताने के लिए कुछ है नहीं, दिखाने के लिए पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। और सबसे बड़ी बातें जो बोलते थे कि विदेशों में बड़ा डंका बजता है, वो डंका भी दिख गया अब तो सारी चीजें फेल हो गई है। और लोग उन सेन वॉइसेस को दोबारा याद करते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे, जो हमेशा कहते थे कि भाई इसमें कोई हिप हॉप होने की जरूरत नहीं होती विदेश नीतियों में, उसमें आपको जिस तरह से डील करना होता है वो एक अलग है आपको। एक बल्कि मैं तो लास्ट यही बात कहूंगा कि मुझे याद है वो जो किताब उसने लिखी है संजय बारू ने, उस किताब में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एक लाइन में लिखा है कि जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो हिंदुस्तान विश्व भर के साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, नोबेल लॉरेट का एक कैपिटल बन गया था। विश्व के कहीं भी किसी भी इलाके के जो साइंटिस्ट थे या इंटेलेक्चुअल लोग थे वो हिंदुस्तान आना चाहते थे प्रधानमंत्री को मिलने के लिए, क्योंकि वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था कि एक देश ऐसा भी है जिसने इंटेलेक्चुअल को प्रधानमंत्री बनाया है, एक ऐसा व्यक्ति भी है जो इंटेलेक्ट, देखिए पॉलिटिशियन तो बहुत सारे पॉपुलर हुए हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल व्यक्ति जो है उसको प्रधानमंत्री बना। फाइटर बहुत बने हैं मुल्कों में, इकोनॉमिस्ट भी हो सकता है बने हों, लेकिन इतना इंटेलेक्चुअल जिसका ऑल अक्रॉस डिफरेंट जॉनराज ऑफ स्टडीज जिसका इतना सम्मान हो, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी जिसके नाम पे स्कॉलरशिप देती हो, ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना, तो जाहिर है वो उस वक्त एक सीट बन गया था, इंटरनेशनल लोगों के लिए अट्रैक्शन बन गया था। और आज उससे कंपेयर करो, आप आज कंपेयर करो, आज 7 RCR क्या बन गए, आज कौन लोग आते हैं मिलने के लिए। तो साफ स्पष्ट संदेश दिख रहा है देश को कि कहां से हम लोग कहां जा रहे थे। एक व्यक्ति जो ये बात कहता है कि भाई मेरी सरकार गिरे तो गिर जाए, लेकिन ये डील तो होगी, न्यूक्लियर डील के लिए जो अपनी सरकार को गिरने तक के लिए नौबत आ जाए, तो उनका कंपैरिजन आप बार बार दिखावटी और गले पड़ने वाली जो इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं उनके साथ तो कर नहीं सकते। ठीक है, शुरू में लोग बहक जाते हैं, कोई भी बहक सकता है, लेकिन अब धीरे धीरे तो वो पुल खुल गई ना। अगर पोल नहीं खुलती तो क्यों आज भीड़ कहाँ चली गई वो बीजेपी की जो भीड़ होती थी? क्यों लोग छोटी सी बात को भी सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा हाइप मिलता था, अब तो नहीं मिलता है। वो बिल्कुल आईटी सेल तो वही है ना, लोगों का सपोर्ट ही तो खत्म हो गया। आईटी सेल तो अपना काम कर ही रही है, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूती से कर रही होगी, लेकिन लोगों का सपोर्ट खत्म हो गया ना, लोगों को समझ आ गई ये बातें। अगर लोगों को समझ नहीं आती तो इतना कौन से आईटी सेल इस देश में या विश्व में है जो कि राहुल गांधी के एक भाषण को 15 करोड़ लोगों को दिखा देगी? ऐसी तो कोई आईटी सेल हो नहीं सकती जब अपना पार्टिसिपेशन ना करेंगे। तो वो मुझे लगता है स्पष्ट हो रहा है बुशरा जी, उसमें कुछ ज्यादा बचा नहीं। जी बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह से जिस तरह के फैक्ट सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो किस तरह से डिप हो रहा है, डर जो है वो निकल रहा है, और यही सबसे बड़ा डर है, क्योंकि डर की राजनीति ही तो की है 12 सालों से, और किया क्या है, चाहे वो जनता को लेकर हो, विपक्ष के नेताओं को लेकर हो, पत्रकारों को लेकर हो, बुद्धिजीवियों को लेकर हो, चाहे न्यायपालिका में हो, चाहे कहीं पर भी हो। तो
पुष्पेन जी, बहुत कम शब्दों में आपसे, क्या ये जो डर निकल गया है, यही सबसे बड़ा डर है क्या मोदी जी का? देखिए, मेरी बात एक वरिष्ठ पत्रकार से पिछले दिनों हो रही थी, तो उन्होंने गाली देते हुए ये कहा, गाली तो मैं नहीं दूंगा यहाँ पर जो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा भैया अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो हमसे कहा जा रहा था कि ये चीन को विलन बताओ। अब ये चले गए क्योंकि जैसे ही ट्रंप ने उनकी क्लास लेनी शुरू की, अब बोला ट्रंप को गाली दो और चीन को मित्र बताओ। अब बोले ये ट्वीट आ गया है इनका ट्रंप का, तो ये खुश हो गए, अब कह रहे हैं कि फिर उसको ही मित्र बताओ। तो बोला यार हम तो नौकरी कर रहे हैं, हम तो मारे गए, हमारी क्रेडिबिलिटी शून्य कर दी इसने, अपने साथ अपने आप से भी घटा दी है हमारी क्रेडिबिलिटी, ये हाल है हमारा। तो लोग हमें गाली देते हैं कि साहब आप जो है मोदी मीडिया इस तरीके से, और इसी तरीके से मिलते मिलते ऑन कैमरा भी एनडीटीवी के एक सीनियर पत्रकार ने, शायद सुमित अवस्थी नाम है उनका, उन्होंने कहा था कि भैया मोदी मीडिया हम नहीं, हमसे तो जो कहा जाएगा वो हम करेंगे, हमें भी अपने बच्चे पालने हैं। खैर, तो ये नैरेटिव इनके हाथ से कहीं ना कहीं निकल चुका है, और जो पंचर हो जाती है ना गाड़ी और पलटने वाली होती है, तो वो जैसे जैसे लहरती है सड़क पे, उस स्टेज में ये है। अब गाड़ी किस दिन पलटेगी, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि इनके जन्मदिन पर 17 तारीख को हाइड्रोजन बम जो है फूटना चाहिए, उसके बाद पूरा देश इनको जो खदेड़ने का काम करे कि भैया भाग लो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा हाल नेपाल जैसा हो जाएगा। और मुझे भी थोड़ा जाना होगा, एक कार्यक्रम है शुरू होने वाला है। जी जी, जी बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है कि जी शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और 30 सेकंड लास्ट में अमरीश जी, कि आपका लास्ट कमेंट कि क्या फिलहाल मोदी जी का सबसे बड़ा डर आपको लगता है? नहीं, डर उनको यही सबसे बड़ा है कि हाइड्रोजन बॉम्ब बनारस के बारे में ना हो, मेरे ख्याल से, क्योंकि ये एक ऐसी चीज होगी जो यूनिक होगी। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है, मैं पहले जब बोल रहा था शायद कुछ आवाज की अगर इशू हो, मैं इसको रिपीट कर देता हूं। सबसे जो जरूरी बात है कि बनारस की जनता धरातल पे इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया गया था कि अगर बनारस से उनको कोई सवाल उठाए, बनारस की किसी भी चीज पे कि वो जीते हैं और बेईमानी से जीते हैं ऐसे, तो वो जनता दौड़ा देगी, ऐसा इंप्रेशन था पिछले 10 सालों में। अब मतलब ये 2014 से लेके उसके बाद से ये ऐसा इंप्रेशन था। अब वो इंप्रेशन ही खत्म हो गया है। अब लोग कह रहे हैं कि संभव है। अब जब संभव है लोग कह रहे हैं, यही बहुत बड़ी चीज है। अब यही इसीलिए सबसे बड़ा उनका डर हाइड्रोजन बॉम्ब इस समय है। इसीलिए हम लोगों को देखिए वेट करना चाहिए, और 17 सितंबर को जो इनका बर्थडे या तो उस दिन आएगा या उसके बाद आएगा, वो कोई फिक्स मामला नहीं है। लेकिन मोदी जी का डर यही है कि वो ऐसा, मतलब बिहार को लेके भी वो उदासीन है, क्योंकि वो बिहार में एनडीए जीतती भी है, तो वो इनकी जीत उस तरह से नहीं मानी जाएगी। तो आने वाले दिनों को लेके वो बहुत ज्यादा सशंकित हैं, और वो दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और वो हर एक्शन में जो है वो दिखाई पड़ रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया अमरीश जी आपका, रविंद्र जी आपका, और पुष्पेन जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।